कंगना, आपके परिवार की जानकारी हासिल की। ग्रेट ग्रैंडफादर राजनीति में थे, आपके जो ग्रैंडफादर थे आईएएस थे, पिताजी का बड़ा अच्छा खासा बिजनेस चलता है, माँ टीचर हैं, चाचा डॉक्टर हैं, लेकिन आपने जिद पकड़ी एक्टर बनना है। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके अपनी ऐसी कोई इमेज नहीं बनाना चाहती कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि सीधी सादी लड़की हूँ, इसलिए हो सकता है आपको मुझे कुछ सज़ा देनी पड़े लास्ट में। तो और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि ज़िद्दी होना तो कोई जुर्म नहीं है। और आई थिंक जैसा आपने कहा कि मेरे जो फैमिली है उनकी मुझसे हमेशा शिकायत रहती है और बचपन से ही मुझे कहते रहते थे कि अपनी ही मनमानी करनी और किसी की सुननी नहीं, तो ये गुनाह तो मैंने किया है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप इसलिए आई कि अपने फादर को गलत साबित करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जो है मेरा एक कोई डेफिनेट ऐसा कोई प्लान नहीं था। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने घर इसलिए छोड़ा था कि मुझे अभिनेत्री बनना था, लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे हमारे गांव के दूर दूर तक कोई थिएटर था ही नहीं और हम लोगों को फिल्मों में कभी ना देखने को मिलती थी। थिएटर्स में छोटे मोटे वीसीआर में हमारे चाचा या पापा कभी फिल्में लगा देते थे तो देख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको पता था कि एक फिल्मी भी एक करियर है या और जिस तरह के शो बिजनेस में कोई इंसान करियर बना सकता है, उस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे। क्लैरिटी नहीं थी, ये तो आपकी माँ भी कहती हैं कि 14-15 साल की उम्र तक गुड़ियों से खेलती थी। वो मुझे गुड़िया के कपड़े बनाना, उनके ड्रेसिंग करना, ये सब का बहुत शौक़ था। और लेकिन मेरे जो घर का जो माहौल था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे मेरे पेरेंट्स थे या जैसे मेरे दादा थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और काफ़ी फ्यूडल भी था। मैं अगर आपको कहूँ रूढ़िवादी, और अभी काफ़ी मुझसे चिढ़ते हैं कि तुम सेम बात कितनी बार बोलोगी, लेकिन एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। मैं ये कहना चाहूँगी, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन नहीं मुझे लगा, क्योंकि जैसा हमेशा कहते हैं कि लड़की एक पराया धन होती है, तो एक वही बार बार सेम बातें कि तुमको अभी जाना है, तुम्हारा घर, पढ़ो ताकि अच्छा पति मिले, कल को पिटाई ना करे भी तो अपना खुद की पैसे कमा सको, पढ़ो ताकि अच्छा ससुराल मिले। तो ये ऐसा लगता था कि हम लोग तो ये मतलब टेनेंट है यहाँ पे, ये हमारा घर है ही नहीं। जब घर की रेनोवेशन भी हुई तो मेरे भाई के लिए रूम बना, हमारे लिए बना ही नहीं। तो मैंने कहा कि हम कहा क्या, अरे तुम लोगों का तो जहाँ पे घर होगा वहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से एक लगा कि यार हम लोगों को कुछ ज़िंदगी में एक अजीब सी एक चाह जागी कि मैं कुछ बनूं, कुछ मुकाम हासिल करूं, कुछ अपनी एक मेरी शख्सियत हो। तो उस करके मैंने घर छोड़ा था। मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करूंगी मैं, चाहे फिर मैंने पहले मैं दिल्ली आई तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता ग्रुप। तो मुझे लगा मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूंगी, लेकिन मेरे जो गुरु थे अरविंद गौड़, उन्होंने मुझे कहा कि कंगना तुम बहुत यंग हो, तुम 16 साल की हो, तुम अभी आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत है, ट्राई करो, फिल्मों में पैसा अच्छा मिलता है। उनकी माताजी उस टाइम पे बीमार थे, कहता हम लोगों को तो इतना नहीं है कि फैमिली को, माताजी बीमार हैं तो अभी हम लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा गाइड किया। तो उनके बोलने से मैं मुंबई गई और वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए। लेकिन ये सही है कि फिल्में नहीं देखी थी आपने, और अगर घर वालों के साथ कोई फिल्म देखते तो ऐसा वैसा सीन आता तो आंखें बंद कर देते थे? वो तो अभी भी वो जो होता है ना, पेरेंट्स कुछ फिल्में देख रहे हैं तो फॉरवर्ड कर देते थे पेरेंट्स, या कहते थे उस तरफ देखो, या कुछ ऐसा ऑकवर्ड तो हो ही जाते हैं फैमिलीज में। मिस्टर इंडिया देखते हुए जब गाना आया श्रीदेवी का तो आंखें बंद करवा दी? मिस्टर इंडिया में वो जो काटे नहीं कटता गाना था, आई थिंक काफ़ी इरोटिक गाना है वो, और हमारे जो फैमिली में जब देखते थे तो वो ऑब्वियसली पेरेंट्स काफ़ी ऑकवर्ड फील करते, कहते आंखें बंद कर लो अपनी। तो इस तरह का हमारे वो माहौल एकदम अलग है, जो कि आप लोग भी मानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनको तो वो करियर लगता है, हम लोगों को ये मनोरंजन की चीज़ें लगती हैं। हम लोग नहीं सोचते कि ये करियर हो सकता है। अब ये तो नहीं होता कि कंगना की फिल्म देख के वो आंखों पे हाथ रख लेते हैं? ये अभी आई थिंक कहीं ना कहीं उस वक्त पे 10 साल पहले रहते, सब फिल्में भी बहुत अलग हुआ करती थी। अब आप देखिए एक टाइम पे जब
वो कोई फिल्म में धूम 2 में कुछ किस था या कुछ था, तो इतना पूरा मतलब हीरोइन ने बिकिनी पहनी तो पूरा भारत में एक मतलब बात थी। अब आई थिंक लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे ही क्या क्या फ़ोटो डालते हैं, किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है किसी को। अब तो आई थिंक पेरेंट्स भी हमारे फिल्में देख के वो ऑडियंस अलग हो गया है, इवॉल्व हो गया है। लेकिन आज से 10 साल पहले एक बैकलेस होना या किसिंग सीन होना अलग एक माहौल था। तब आपने माहौल बदल दिया है। ऐसा लग तो रहा है कि मैंने माहौल बदल दिया है। मनाली के गांव से मुंबई के इस माया नगरी में आई तो क्या क्या परेशानियां फेस की होंगी? परेशानियाँ आई थिंक सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही फेस की थी कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी और एक ऐसे जिसे कहता है कि एक बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेना कि हमको जो कह रहे हैं और हमको जो गाइड कर रहे हैं तो वो अच्छा हमारे बारे में समझते हैं। तो ऐसे किसी शख्स को मैं मिली जिन्होंने मुझे ऐसा कुछ ऐसे मतलब गाइडेंस दी और उसके करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। उन्होंने मुझे, मैं आशा चंदा जी के हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो। मेरी एक फ्रेंड थी कमलेश जी, वो शिकागो से थी, वो भी यहाँ पे एक्टिंग ही करने आई थी। वो मेरी मदर की एज की थी, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हमने कहा हम दोनों के लिए कोई रेंटेड अपार्टमेंट देख लो। तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ़ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए आपकी, उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है। तो मैं उनकी वाइफ़ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं और मुझे जो है, मैंने इनको अच्छा समझा था और हमारी जो भी तो मेरी फ़िल्मों की उस टाइम पे एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे। तो मैं उनकी वाइफ़ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ़ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगी, बिकॉज़ मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो कहती तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर मैं पुलिस के पास गई तो उस बंदे ने मुझे धमकाया कि भाई अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारा जो भी छोटा मोटा नाम है, जो भी एक आधी फिल्म रिलीज़ हुई है या करियर बना है, वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि इतने बड़े एक तरह से उस पे और भी काफ़ी केसेस चले थे और भी काफ़ी उस पे चले हैं केसेस। अब उसका नाम आप बताएंगी क्या मैं बताऊं? आप बता दीजिए। आप आदित्य पंचोली की बात करें? जी, तो उन पे और भी केसेस चले हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी, इस बात को बाहर निकालोगी, तो तुम्हारा करियर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और मैं फिर भी पुलिस के पास गई, मैंने FIR लिखवाई और मेरा करियर वहाँ पे ज़ीरो हुआ भी। फिर मैंने फिर से शुरू किया काफ़ी उसको करके। ये बात जो है ज़रूर है सोसाइटी की, और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लड़की के साथ में बुरा बर्ताव होता है या जब भी कोई लड़की शिकायत लगाती है तो सबसे पहले लड़की पे ही उंगली उठती है कि तुमने मतलब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ तो गलती तो तुम्हारी ही है। तो मैं चाहती थी कि ये बात बाहर ना आए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। ज़िद करके अपनी वो कहते हैं ना, बड़ा सर उठा के आ तो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत में फंस गए हैं तो अब कैसे इस बात को मान लें। तो ये करके, लेकिन फिर भी मैंने जो है शिकायत लगाई उनकी और पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, आई मस्ट से। उस पर काफ़ी केसेस भी थे और उसको कहा कि अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया और इस लड़की को कुछ हुआ भी तो तुम इमीडिएटली जेल चले जाओगे। उस दिन के बाद उसने मीडिया में तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ उसने गलत चीज़ें भी कही और कई जगहों पे मेरे पे आरोप भी लगवाए और मुझसे कुछ तरह की चीज़ों की मांग भी की, जो कि मैंने जितने भी उन्होंने मेरे से कुछ पैसे मांगे, कुछ मांगे, मैंने उनको सब दिए। और उसके बाद भी उन्होंने मीडिया में मेरे बारे में काफ़ी गलत बातें कही। लेकिन वो चैप्टर जो है आई थिंक पुलिस के करके, पुलिस में जब मैंने शिकायत लगाई तभी वो क्लोज़ हुआ। नहीं तो वो चैप्टर ना उसकी फैमिली हेल्प कर पाई, ना कोई दोस्त कॉमन थे, ना वो हेल्प कर पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जो है पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ें होती हैं, जो लोग आपको फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं या थ्रेट करते हैं, वो सिर्फ पुलिस से ही डरते हैं, क्योंकि उनके ऐसे भी कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ज़रूर होते हैं। अच्छी बात आपने देश की लड़कियों के लिए कही, बड़ी हिम्मत वाली बात कही। लेकिन कभी आपको डर नहीं लगा उस समय, ये नहीं लगा कि मैं गलत जगह आ गई,
वापस चली जाऊं? मुझे बहुत डर लगा। मुझे बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उसकी बेटी से भी 1 साल छोटी हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता था। और ख़ासकर जिस तरह के हादसे हुआ करते थे, मैं हमेशा भागने की कोशिश करती थी, फिर भी वो मुझे, जैसे एक बार मुझे याद है कि एक बार वो मेरे घर में कुछ लॉक, उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी। तो मैंने जुबली मेंशन में एक करके लोकेलिटी है यारी रोड में, वहाँ मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था। तो उसने एक उसकी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट की बनाई हुई थी। तो उसने जैसे ही लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया और मेरा पूरा घुटना भी छिल गया था। और आप मानेंगे, जब मैं सुबह उठी तो बेल बजी। आप सोचिए, एक लड़की जो 18 साल की भी नहीं है, अभी माइनर है, सुबह बेल बजी और जब मैंने उससे की होल से देखा तो वो वहाँ खड़ा था। उसने मुझे वहाँ भी ट्रैक कर लिया। तो फिर जैसे भी है, आप कैसे आप इस ऐसी चीज़ से कैसे भागें? जब मैं सन एंड सैंड में मैंने चेक इन किया तो मुझे लगा कि अब जो है मैं कुछ ना कुछ किसी की हेल्प लूँगी, लेकिन कौन आपको हेल्प करेगा? फिर एक बार उन्होंने जो है, मैं शूटिंग में थी तो मुझे फ़ोन किया, तो मुझे कहते कि कुछ गालियाँ वगैरह देना शुरू की। तो उसके बाद में मैं शूटिंग से निकली और उनकी गाड़ी मेरे रिक्शा को चेस करने लगी। तो जब रिक्शा को चेस करने लगी तो उस पे उन्होंने जो रिक्शा को ही बैंग कर दिया। फिर मैंने अनुराग बासु को फ़ोन किया। उस टाइम पे मैं उनकी फ़िल्म मेट्रो में शूट कर रही थी। तो अनुराग बासु ने और उसकी वाइफ ने मुझे 15 दिन अपने ऑफिस में छुपा के रखा। लेकिन अब वो लोग भी क्या करेंगे? तानी ने उस टाइम पे मेरी काफ़ी हेल्प की, अनुराग बासु की वाइफ ने। तो उन्होंने 15 दिन मुझे अपने ऑफिस में ही रखा और उसने मेरे लिए कुछ कपड़े भी खरीद के लाई थी वो। तो दोस्त हेल्प करते थे, ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आपको पुलिस की हेल्प चाहिए। दोस्त आपको हेल्प नहीं कर सकते। इतने गुंडे आदमी जो लोग होते हैं, जो ऐसा इस तरह की बदमाशियाँ करते हैं, वो दोस्त और फैमिली। अब मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तो आप देश की जो लड़कियां हैं उनको एक ये बड़ा मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत काम हो, कोई अब्यूज़ हो, तो पुलिस के पास जाइए, Yes. हिम्मत से काम लीजिए, डरिए मत। जी। तो गैंगस्टर कैसे मिली आपको ये फिल्म पहली? गैंगस्टर जो है, मैं एक कैटलॉग की शूट करने आई थी मुंबई। एलिट करके फिल्म यहाँ पे मॉडलिंग एजेंसी है, वहाँ पे मैंने खुद को एनरोल किया था। तो वो लोग मुझे ऐसे छोटे मोटे जॉब्स के लिए भेजते रहते थे, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। तो उस वक्त पे वहाँ मैंने 1-2 एड्स के ऑडिशन दिए। तो जहाँ पे मैं एक कॉफ़ी की एड का ऑडिशन देने गया था, तो 3-4 लड़कियाँ वहाँ पे भट्ट साहब के ऑफिस जा रही थी गैंगस्टर का ऑडिशन देने के लिए। तो मैं भी उनके साथ चली गई और वहाँ पे फिर मेरा ऑडिशन लिया। फिर अनुराग बासु जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे मिले और कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा मैं तो उस टाइम टीनेजर थी, लेकिन वो एक बच्चे की माँ का रोल था। तो कहते कि तुम अच्छी हो और तुमने थिएटर भी किया है तो तुमको समझ है, लेकिन तुम बहुत छोटी हो इस रोल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। कहता फिर भी मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद में 1-2 महीने हो गए, तो मैं वेट करूँ उनका कि बताएंगे नहीं बताएंगे क्या वो। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, कहते नहीं नहीं तुम्हारा इस फिल्म में नहीं होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने चित्रांगना सिंह को ले लिया, उनकी कोई फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें आई थी। तो कहते तुम्हारा इस फिल्म में नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम चलते हैं वापस, कुछ और करेंगे। तो फिर चित्रांगना सिंह का फ़ोन ऑफ हो गया, पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। उनको बाहर जाना था, आउटडोर जाना था, सियोल जाना था। तो अचानक आउटडोर से हफ़्ता पहले मुझे फ़ोन आया कि तेरे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं है। कहता अगर तू हफ्ते में अपना पासपोर्ट बना लेगी तो हम लोग जो हैं तुम्हें फ़िल्म दे देंगे। तो फिर कैसे कैसे मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, उनकी हेल्प ली। फिर चंडीगढ़ आके हम लोगों ने ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में भट्ट साहब ने भी हेल्प की, मुकेश जी ने भी, तो पासपोर्ट बनवाया और फिर ऐसे मुझे वो फ़िल्म मिली। तो ज़िद्दी होना काम आ गया। ज़िद्दी होने की तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, आई फील। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी आपने तो अब इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है। अब तो वो लोग कहते हैं ना, तू हो गई 1 to 2। उन्होंने देखा होगा कि मुंबई में आके स्ट्रगल करने वाली, किराए के मकान में रहने वाली लड़की ने अपना
बड़ा फ्लैट लिया है, बड़ी गाड़ियां हैं, एक ज़िंदगी बदल गई है? जी। अब तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है आई थिंक, क्योंकि चाहे वो एक अलग मेरा अपना मुकाम है, मेरे एक अलग जैसे लोगों के नज़रों में इज़्ज़त है, या जो कलाकार हैं वो मुझे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जिस तरह से जो बेस्ट डायरेक्टर्स हैं या लेखक हैं वो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ऑल्सो जिस तरह के मुझे फिल्मों के करके फ़ीस मिलता है, तो अब एक अलग मुकाम है। ये कब बदला ये क्वीन के बाद कहेंगे कि एक अलग स्टारडम देखने को मिला मुझे, और ज़्यादा जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली जो एक अलग मुकाम देखने को मिला वो तनु मनु 2 के बाद। राष्ट्रपति से जब आप पुरस्कार लेने गई थी तीसरी बार, इतनी कम उम्र में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो वहाँ अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स भी थे, लेकिन सबकी नज़रें आप पर थी।